नमस्कार बच्चों, मैं सरिता आपका हिंदी बाइट्स में स्वागत करती हूँ। आज हम फिराक गोरखपुरी की गजल पढ़ेंगे। इस गजल में उन्होंने अपनी दर्द और पीड़ा को जाहिर किया है। गजल का पहला शेर है, नौरस गुच्छे पंखड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों वो गुलशन में परतोले हैं। शायर कहता है कि बसंत ऋतु में नई नई कलियां खिलने लगती हैं जो नए रसों से भरी होती हैं। नई कलियां कोमल पंखड़ियों की जैसे अपनी गांठें खोल रही हों, गिरह यानी गांठें खोल रही हों, या फिर अपनी रंगोबू यानी खुशबू और रंग चारों ओर फैलाने के लिए अपने पंख तोल रही हो, जैसे पक्षी उड़ने के लिए व्याकुल होता है। इसी तरह ये फूलों के रंग और बू मानो चारों ओर उड़ने के लिए अपने पंख तोल रही हो, यानी अपने पंखों को नाप रहे हो। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। इसमें कवि रात का वर्णन करता है। रात में जर्रा जर्रा हर कोई सोया हुआ है, चारों तरफ सब सोए हुए हैं और तारे टिमटिमाते हुए ऐसे प्रतीक होते हैं मानो वो भी नींद में अपनी आंखें झपका रहे हों। शायर कहता है, यारो तुम भी सुनो, अगर तुम सुनोगे तो तुम्हें भी इस सन्नाटे की आवाज सुनाई देगी। ये सन्नाटा इस रात में कुछ बोलने का प्रयास करता है, कुछ बोलता है। अगर तुम सुनने की कोशिश करोगे तो तुम भी ये सन्नाटे की आवाज सुन पाओगे। बच्चों, ये एक गजल छंद है और प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसमें प्रकृति की रात का और फूलों का वर्णन है। उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रसाद गुण है। जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें कवि शेर इस तरह से सुनाता है मानो हमारी आंखों के सामने कोई बिंब बन जाता है। संदेह अलंकार है। सन्नाटे का बोलना, इसमें विरोधाभास अलंकार है। क्यों? क्योंकि बोलना और सन्नाटा दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। रंग, खुशबू और तारों में मानव्यकरण अलंकार है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोलेवे है, हम किस्मत को रोले हैं। इसमें शायर अपने खुद के दुखों को बताता है। वो कहता है कि मैं किस्मत को और किस्मत मुझे, हम दोनों आपस में एक दूसरे को रो लेते हैं, क्योंकि मैं किस्मत को अपने दुखों के लिए दोष देता हूँ और किस्मत मेरी अकर्मण्यता यानी मेरे काम न करने, मेरे कोई प्रयास न करने को दोष देती है, और इसीलिए हम एक दूसरे को रोते हैं। इस तरह हम दोनों को एक ही काम मिला है, यानी रोना। हम दोनों एक दूसरे को रोते रहते हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। शायर कहता है कि जो मुझे बदनाम करने का प्रयास करते हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, काश के वो इतना सोच सकते कि वो मुझे बदनाम करने के प्रयास में खुद अपने को ही बदनाम कर रहे हैं, यानी वो इस मेरे पर्दे, मेरे राज खोलने के चक्कर में वो खुद अपने राज खोल बैठे हैं। शायर कहता है कि वो मेरी कमियां बताने के प्रयास में अपनी ही कमियां संसार को बता रहे हैं। ये भी गजल छंद है बच्चों, और इसमें उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। किस्मत को मानवीय माना गया है, इसीलिए इसमें मानवीयकरण अलंकार है। और निराशा और अकर्मण्यता यानी काम न करना या कि कोई प्रयास न करना, इन पर व्यंग्य किया गया है। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। शायर कहता है कि मैं पूरे होशो हवास में अपनी प्रेम के लिए ये कीमत अदा करने को तैयार हूँ कि लोग मुझे दीवाना या पागल कहें। मैं तुम्हारे प्रेम के लिए खुद को पागल कहलवाना भी मंजूर करता हूँ, ये कीमत अदा करने को तैयार हूँ। इसीलिए वो प्रेम के लिए एक तरह से कुछ कीमत अदा कर रहा है, तो वो इसलिए खुद को एक सौदागर मानता है कि वो प्रेम का सौदा करने वाला है, और वो प्रेम का सौदा करने के लिए खुद को दीवाना, पागल कहलवाने को भी तैयार है, और ये काम वो खुद अपने होशोहवास में कर रहा है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। शायर कहता है कि मुझे एक तो तेरे गम का ख्याल है, तेरे गम का भी पता है, और दूसरी बात मुझे दुनिया का भी ख्याल आ जाता है, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम लेके सबके सामने कभी अपना दर्द जाहिर नहीं करता। इसीलिए छुप छुप कर मैं चुपके चुपके तुम्हारा नाम लेके रो लेता हूँ, अपना दुख हल्का कर लेता हूँ। यानी प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने जाहिर नहीं करता, प्रकट नहीं करता,
और अकेले में चुप चुप पे रो लेता है। कवि ने इसमें प्रेम के संपूर्ण समर्पण का वर्णन किया है। इसमें उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। उर्दू शब्दावली का प्रभावी तौर से प्रयोग किया गया है और कीमत अदा करना मुहावरे का भी प्रयोग किया है उसने। चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और इसमें वियोग श्रृंगार रस है। फितरत का कायम है तवाजुन, आलम हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। शायर कहता है कि इसमें प्रेम और सौंदर्य दोनों में एक संतुलन कायम है, यानी प्रेम को पाने के लिए इंसान को कीमत अदा करनी पड़ती है और उसे प्रेम उतना ही मिलता है जितना वो खुद को खो लेता है, यानी प्रेम में खुद को डुबो देता है, अपने आप को भूल जाता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है, जितना ज्यादा समर्पण करता है, उसको उतना ही प्रेम मिलता है। आबो ताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। कवि कहता है कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक जो नजर आ रही है उस पर फिदा मत हो, उस पर मोहित मत हो। शायर कहता है फिर कि तुम भी आंखें रखते हो, इसलिए तुम ये देखने की कोशिश करो मेरे शेर व शायरी में ये जो दमक है वो मेरे दुखों की है, मेरे गमों की दमक है, मेरे प्रेम की दमक है और मैं अपने आंसुओं को शब्दों के मोतियों में पिरोक कर शायरी करता हूँ, यानी मेरी शायरी में दर्द और पीड़ा भरी हुई है। खोकर पाने में विरोधाभास अलंकार है और इसमें भी उर्दू मिश्रित भाषा हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। ये पूरी शायरी गजल छंद है। आंखें रखना जैसे मुहावरों का भी इस्तेमाल किया गया है। आबो ताब में अनुप्रास अलंकार है और इसमें वियोग श्रृंगार रस है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर दोपहर फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। शायर कहता है कि जब मैं मैखाने में शराब पीता हूँ और जब शराबी मुझे शराब देते हैं तो मुझे तुम्हारे प्रेम की याद आती है। जैसे रात को फरिश्ते या देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोले बैठे हों। सद के फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। शायर कहते हैं कि उनकी गजलों पर मोहित मत हो, क्योंकि लोग कहते हैं कि तुम्हारी ये शायरी तो ऐसी लगती है जैसे तुमने कहीं से चुराई है, उड़ा ली है। वो पूछते हैं कि तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से उड़ा ली। इन गजलों पर, तुम्हारी सारी गजलों पर तो मीर की गजलों का प्रभाव नजर आता है, यानी उनकी तरह ही दर्द और कसक से भरी हुई गजलें हैं और बहुत ही मधुर हैं। पूरी शायरी गजल छंद में लिखी गई है और पूरी शायरी में ही माधुर्य गुण है। इसमें वियोग श्रृंगार रस का वर्णन है। उर्दू फारसी शब्दावली का भी बहुत प्रयोग किया गया है। उड़ा लेना जैसे मुहावरों का इस्तेमाल किया गया है और पूरी कविता एक गेय कविता है, यानी इसमें गेयता है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है, यानी लोग शायर की बुराइयों के बारे में बताने के प्रयास में खुद अपनी बुराइयां लोगों के सामने प्रकट कर देते हैं, बता देते हैं। किस्मत हमको रोलेवे है, हम किस्मत को रोलेवे हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है। चर्चा कीजिए, यानी कवि अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं है और किस्मत को अपनी भाग्य के लिए दोषी मानता है और इसीलिए वो अपनी किस्मत पर रोता है, उसको दोष देता है। इसी तरह किस्मत उसको रोती है, क्यों? क्योंकि वो अपने दुखों से लड़ने का प्रयास नहीं करता, वो कर्महीन हो गया है, इसीलिए किस्मत उसको रोती है। अगला प्रश्न है, फिराक की गजल में प्रकृति को किस तरह चित्रित किया गया है। फिराक की गजल में 2 शेर प्रकृति के हैं। उसमें पहला शेर कलियों यानी फूलों पर किया गया है, वो भी प्रकृति को ही प्रकट करता है। दूसरे शेर में रात का वर्णन है, जिसमें तारों को टिमटिमाते हुए और रात के अंधेरे का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी की गजल का केंद्रीय भाव लिखिए। फिराक गोरखपुरी की गजल का केंद्रीय भाव दुख, दर्द है। उसका अपनी किस्मत के साथ सदा ताना बना रहा है और वो हमेशा अपने दुखों के लिए किस्मत को दोष देता रहा है। उसके अनुसार सन्नाटा भी बोलता है और सन्नाटा दुख का प्रतीक है। इसी तरह शायर शराब खाने का वर्णन करता है। इस पूरी गजल में शायर अपने दर्द को, अपने ठसक को ही प्रकट करता है। अच्छा बच्चों, आशा है आपको एक गजल अब समझ आ गई होगी। धन्यवाद।
है।